नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी। सेशल के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी विक्टोरिया स्थित प्रसिद्ध विनायक मंदिर में पूजा अर्चना करके देश और दुनिया की शांति, समृद्धि और मानव कल्याण की कामना की है। भगवान गणेश के इस ऐतिहासिक मंदिर में दर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष प्रार्थना की और मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया है। इसके बाद से उन्होंने भारतीय मूल के लोगों और स्थानीय भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करके उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और सेशल के संबंध केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि साझा सांस्कृतिक विरासत और लोगों के आपसी जुड़ाव पर आधारित है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी मंदिर दर्शन की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि भगवान श्री गणेश सभी को बुद्धि, शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। प्रधानमंत्री का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब दोनों देश अपनी कूटनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। सेशल की संसद को संबोधित किया, राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और समुद्री सुरक्षा और विकास सहयोगों को लेकर कई महत्वपूर्ण पहल पर चर्चा की। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और सेशल से बीच रणनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को नई मजबूती देगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच लगातार तेज होती जा रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यानी कि एसआईटी और अयोध्या पुलिस ने जांच का दायरा और भी अब बढ़ा दिया है और अब तक इस मामले में करीब 80 लोगों को नोटिस जारी करके पूछताछ के बाद बुलाया गया है और इससे मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारी, कैश काउंटिंग प्रक्रिया में जुड़े लोग और बैंक अधिकारी, सुरक्षाकर्मी और अन्य संबंधित व्यक्ति शामिल हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई है कि चढ़ावे की रकम की गिनती, जमा करने और निगरानी की प्रक्रिया में आखिर कहां और कैसे चूक हो गई है। जांच के तहत कई बैंकों के अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है और बैंक खातों, नकदी जमा करने की प्रक्रिया, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल रिकॉर्ड और साथ ही वित्तीय लेन देन की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस ने पहले गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों के घरों पर भी तलाशी अभियान चलाया और उनकी संपत्ति और बैंक खातों की जांच की जा रही है। जांच में अब तक करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी हो चुकी है। पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या इस पूरे मामले में कोई बड़े नेटवर्क या फिर अन्य लोग भी शामिल थे। और इसी बीच एसआईटी की जांच में मंदिर में चढ़ावा सामग्री और गिनती की प्रक्रिया में कई गंभीर कमियां सामने आई है। दूसरी ओर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय पर भी जांच की मांग को लेकर नोटिस जारी किए जाने की खबर निकलकर सामने आई है। हालांकि जांच एजेंसियों का कहना है कि मामले से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति से तथ्यों के आधार पर पूछताछ की जा रही है और किसी को भी पहले से दोषी नहीं माना जा सकता। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों की मुश्किलें अभी कम होती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली की एक अदालत ने इन मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों की सीबीआई हिरासत में 11 जुलाई तक बढ़ा दी है और केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत को बताया है कि मामले की जांच अभी जारी है और आरोपियों से पूछताछ के साथ साथ पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने का काम किया जा रहा है। जांच में पेपर लीक के पीछे सक्रिय संगठन, गिरोह, बिचौलिए और अन्य संदिग्धों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। सीबीआई इस मामले में डिजिटल साक्ष्य, वित्तीय लेन देन और विभिन्न राज्यों में फैले नेटवर्क की भी जांच कर रही है। एजेंसी का कहना है कि पूछताछ से कई अहम सुराग मिले हैं और जांच को आगे बढ़ाने के लिए आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। गौरतलब है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के बाद से देश भर में विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। जांच एजेंसियां लगातार इस पूरे रैकेट में शामिल लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इस मामले में अब तक कई राज्यों में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने नई त्रिभाषा नीति को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच बनी असमंजसता को स्थिति को दूर करते हुए बड़ा फैसला ले लिया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कक्षा 7, 8, 9 और 10 में पढ़ रहे छात्रों पर नया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा, यानी कि मौजूदा 10वीं के छात्रों को तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी और उनकी पढ़ाई पहले की तरह ही जारी रहेगी। सीबीएसई ने कहा है कि नई भाषा नीति के चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि छात्रों पर अचानक अतिरिक्त शैक्षणिक बोझ न बढ़े। वर्तमान में कक्षा 9 के छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होगी, लेकिन तीसरी भाषा का मूल्यांकन केवल स्कूल स्तर पर ही होगा।
उनकी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। वहीं कक्षा 7 और 8 के छात्रों की भी राहत देते हुए बोर्ड ने कहा है कि यदि उन्होंने पहले से ही 2 विदेशी भाषाएं चुनी हैं तो वो उन्हें जारी रख सकते हैं। हालांकि उनके साथ एक भारतीय भाषा पढ़ना आवश्यक होगा। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था पूरी तरह से उन छात्रों पर लागू होगी जो साल 2026 और 27 से कक्षा 6 में प्रवेश लेंगे। यही छात्र आगे चलकर कक्षा 10 में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा भी देंगे और ऐसे में छात्र विदेश स्थित सीबीएसई स्कूलों और विदेश से भारत लौटने वाले कुछ छात्रों को भी नियमों के तहत छूट दी गई है। सीबीएसई का कहना है कि ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा के अनुरूप किया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है, न कि छात्रों पर अतिरिक्त परीक्षा का बोझ डालना। वहीं पश्चिम बंगाल में इस्कॉन कोलकाता के सह उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधा रमन दास को उनकी सभी पदों और जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। इसकी जानकारी स्वयं राधा रमन दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी है। उन्होंने बताया कि उन्हें इस्कॉन की ओर से निर्देश दिया गया है कि अब वो संगठन की ओर से मीडिया, सरकारी अधिकारियों या फिर किसी भी सार्वजनिक मंच पर प्रतिनिधित्व का बयान नहीं दे पाएंगे। राधा रमन दास ने कहा है कि वो संगठन के इस फैसले का सम्मान करते हैं और भविष्य में इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। बताया जा रहा है कि इस्कॉन की ओर से की गई इस कार्रवाई के पीछे कई कारण बताए गए हैं। इनमें बांग्लादेश में हिंदुओं और इस्कॉन भक्तों पर कथित उत्पीड़न को लेकर उनके सार्वजनिक बयान, इस्कॉन संत चिन्मया कृष्ण दास के समर्थन में भी ये बात कही गई है। ऐसे में बीजेपी नेता मेनका गांधी को भेजा गया कानूनी नोटिस, इस्कॉन के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर दर्ज कराई गई साइबर शिकायत और सनातन धर्म के समर्थन में दिए गए सार्वजनिक बयान और हाल ही में कुछ मीडिया इंटरव्यू शामिल है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में मिड डे मील कार्यक्रम को लेकर भी उनके बयानों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। फिलहाल इस्कॉन के इस फैसले को लेकर धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं राम मंदिर दान चोरी मामले को लेकर अयोध्या में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच फैजाबाद बार एसोसिएशन की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से तय किया है कि इस मामले में किसी भी आरोपी की पैरवी बार का कोई भी अधिवक्ता नहीं करेगा। यदि कोई वकील आरोपियों का केस लड़ना चाहता है तो उन्हें पहले बार एसोसिएशन से अनुमति लेनी होगी और प्रति आरोपी 5 लाख सहयोग राशि जमा करनी होगी। ये राशि अभियोजन पक्ष की कानूनी लड़ाई में खर्च की जाएगी। बार एसोसिएशन ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वकीलों ने तीनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की बात भी कही है। उनका कहना है कि पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया जाएगा और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। एसोसिएशन ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठाई है और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है और यदि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं पर सीबीआई जांच का आदेश नहीं मिलता है तो बार एसोसिएशन हाई कोर्ट और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी में है। वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के भीतर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और अयोध्या नहीं छोड़ते हैं तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। बार एसोसिएशन ने कहा है कि ऐसी स्थिति में पूरी अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा और किसी को भी शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। मामला अब कानूनी कार्रवाई के साथ साथ बड़े जन आंदोलन का रूप लेते हुए दिखाई दे रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि राम मंदिर के दान के कथित गबन मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों के घरों पर रविवार को एक साथ छापेमारी की गई। सूत्रों के अनुसार स्थानीय मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस टीम ने लवकुश मिश्रा, अवनीश शुक्ला, रमाशंकर यादव समेत सभी आरोपियों के घर की तलाशी ली और ये कार्रवाई अयोध्या की एक अदालत द्वारा सभी 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के 2 दिन बाद की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि सोमवार को आरोपियों को अदालत में पेश किए जाने पर पुलिस उनकी रिमांड का अनुरोध कर सकती है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत दौरे पर रहेंगे, जहां वो जिले के विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री करीब 515 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही वो विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का स्वामित्व प्रमाण पत्र और अन्य लाभ भी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बिशलपुर क्षेत्र में प्रस्तावित है, जहां वो एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। दौरे को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारी और स्थानीय लोगों के शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अन्य आधारभूत सुविधाओं
योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम शामिल हैं और इन योजनाओं के पूरे होने से जिले के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। पीलीभीत दौरे के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद भी जाएंगे, जहां वो विकास कार्यों की समीक्षा के साथ विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री एमआर विजयभास्कर ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष JCD प्रभाकर को सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व और विशेष रूप से AIADMK महासचिव यानी कि EPL की कार्यशैली से नाराजगी के चलते उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। विजयभास्कर के इस्तीफे के बाद से उन्होंने अभिनेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की पार्टी यानी कि TVK में शामिल होने की अटकलें अब तेज हो गई है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। MR विजयभास्कर AIADMK के छठे विधायक हैं जिन्होंने हाल ही के दिनों में पार्टी से दूरी बनाई है। लगातार हो रहे इस्तीफे के कारण विधानसभा में AIMDK की संख्या भी घटती ही जा रही है, जिससे पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष की चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल AIMDK की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर कोई भी अधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि विजयभास्कर TVK में शामिल होते हैं तो वो तमिलनाडु की राजनीति में एक और बड़ा घटनाक्रम साबित हो सकता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को दूसरी बार कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया है। संसद भवन में आयोजित समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस अवसर पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत सत्ता और विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्यसभा सदस्य के रूप में दोबारा सेवा करने का अवसर मिलना उनके लिए गर्व की बात है, जिन्हें संविधान के मूल्यों की रक्षा, जनता की आवाज बुलंद करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करने की बात कही है। खड़गे हाल ही में कर्नाटक से दूसरी बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संसद में आगामी सत्रों में विपक्ष की रणनीति तय करने में विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को घेरने में उनकी भूमिका अहम रहने वाली है। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पर एक युवक ने कथित चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित अंकित राठौर ने अपने लिखित शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि गॉल ब्लैडर की पथरी के ऑपरेशन के लिए वो 2 जून 2026 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेदिक संस्था में भर्ती हुआ था, जहाँ पर 8 जून को उनका ऑपरेशन किया गया। शिकायत के अनुसार ऑपरेशन के बाद से उनके बाएं हाथ की उंगलियां धीरे धीरे काली पड़ने लगी और हाथ में ब्लॉकेज की समस्या हो गई। पीड़ित का आरोप है कि वो स्थिति ऑपरेशन के दौरान हुई चिकित्सीय गड़बड़ी के कारण पैदा हुई है। शिकायत में कहा गया है कि बाद में उन्हें 19 जून को लोहिया अस्पताल में डिस्चार्ज करके SGPJI और KJMU की प्लास्टिक सर्जरी के लिए रेफर किया गया था, लेकिन वो भी इस समय पर भर्ती नहीं किया गया था। पीड़ित ने प्रशासन से तत्काल SGPJI या फिर KJMU में भर्ती करा के समुचित उपचार उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि समय रहते इलाज नहीं मिलने पर उनका हाथ काट दिया गया और इसके साथ ही उन्होंने शासन से तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। तो मेरा पेट का ऑपरेशन हुआ था और मेरा इंजेक्शन लगाया हाथ में, हाथ खराब कर दिया मेरा। मेरे घर वाले एप्लीकेशन लेके गए थे भूपति नगर थाने में, लोहिया हॉस्पिटल के दूसरी तरफ है, तो वहाँ पे एप्लीकेशन ले ली, कोई प्रूफ नहीं दिया ना कुछ बताया। फिर उन्होंने चौकी पे भेज दिया लोहिया हॉस्पिटल पे। लोहिया हॉस्पिटल पे मना कर दिए चौकी पे, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। सर मुझे कुछ न्याय मिलना चाहिए। मेरा हाथ काट दिया, सही था मेरा हाथ, फिर भी हाथ काट दिया मेरा, पता नहीं क्या कर दिया। डॉक्टरों भी बहुत लापरवाही है यहाँ पे, मुझे पता नहीं था। और मेरा 8 तारीख को ऑपरेशन हुआ था और फिर मेरे को 15 तारीख को 19 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया था। फिर मेरे को इधर उधर भटकाया, जयपुर कर दिया। जयपुर से कुछ हुआ नहीं, किसी ने मुझे भर्ती नहीं लिया। फिर मैं इधर उधर सोया, 4-5 दिन भटका। फिर दोबारा मैं जी हॉस्पिटल में आया, फिर सार्वजनिक भवन में गया था फिर उन्होंने बुलाया कि कुछ करना मत, हम तुम्हारा इलाज करेंगे। मेरा हाथ खराब कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी जान दे दूँ। अगर मेरा कुछ हुआ नहीं तो मर जाऊँगा मैं ऐसे ही। वहीं महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल केस केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुणे पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कातिल
मंगेतर सिया गोयल के ऐसे खौफनाक राज अब सामने आ रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। पुलिस पूछताछ और रविवार को लोहागढ़ किले में हुए क्राइम सीन के रिक्रिएट के बाद से बड़ा खुलासा हुआ है। सिया गोयल ने केतन को प्यार का झांसा देकर उसे महज एक एटीएम मशीन बना रखा था और शादी से पहले ही उसने करीब 1 करोड़ रुपए ऐड कर अपने प्रेमी चेतन चौधरी को दे दिया था। इतना ही नहीं, कत्ल के वक्त केतन को धक्का देने के लिए एक डेंजर कोड भी तय किया गया था जिसमें सिया को जमीन पर झुकना तय था ताकि गिरते वक्त केतन मदद के लिए उसका हाथ ना पकड़ ले और वो खुद सुरक्षित बच जाए। पुणे के जाने माने रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल के 26 साल के बेटे केतन अग्रवाल की हत्या के पीछे सिर्फ नफरत नहीं बल्कि आधा लालच भी छुपा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया कभी भी केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, उसे सिर्फ उसका पैसा चाहिए था। सगाई के बाद से सिया ने शॉपिंग और अन्य बहाने बनाकर केतन से करीब 1 करोड़ रुपए की बड़ी रकम वसूली है। सिया ने ये पूरी रकम सीधे अपने प्रेमी चेतन चौधरी को ट्रांसफर करा दी है ताकि वो पैसे से अपना बिजनेस और कैरियर खड़ा कर सके। चेतन ने सिया को झांसा दिया था कि पैर जमाने में उसे कम से कम 3 साल लगेंगे। दोनों की प्लानिंग थी कि केतन की मौत के 2-3 साल बाद मामला शांत हो जाएगा, तब चेतन खुद सिया के परिवार के सामने जाएगा और शादी का प्रस्ताव रख देगा ताकि किसी को कोई शक ना हो। लोहागढ़ किले की ऊंची चोटी पर 18 जून को जो हुआ उसकी स्क्रिप्ट बेहद ही खौफनाक थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों ने कत्ल से पहले बाकायदा किले का दौरा करके क्राइम स्पॉट का ट्रायल किया था। घटना के दिन तय योजना के मुताबिक जैसे ही वो चोटी के किनारे पहुंचे, सिया पानी पीने या फिर अपने जूते के फीते बांधने के बहाने जमीन की तरफ झुककर बैठ गई। सिया का ये झुकना ही पीछे छिपे प्रेमी चेतन के लिए फाइनल सिग्नल था और जैसे ही सिया झुकी, चेतन ने पीछे से आकर केतन को गहरी खाई में धक्का दे दिया। पुलिस ने बताया कि सिया का दूर झुककर बैठना सिर्फ एक इशारा नहीं था बल्कि खुद को बचाने की सोची समझी साजिश थी। आरोपियों का डर था कि अगर चेतन का धक्का देने पर केतन खुद को बचाने की कोशिश करता तो वो हड़बड़ाहट में सिया का हाथ पकड़ सकता था और ऐसे में सिया भी उसके साथ नीचे खाई में जा गिरती और इसी वजह से सिया जानबूझकर केतन की पहुंच से दूर बैठ गई। और जांच में ये भी सामने आया कि 18 जून को पहले यानी कि 31 मई को भी सिया ने केतन को एक लोहे के पुल से नीचे धकेलने की कोशिश की थी। हालांकि उस समय किस्मत अच्छी थी और केतन ने सूझबूझ दिखाते हुए वहां मौजूदा पेड़ों की झाड़ियों को पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। उस समय पकड़े जाने के डर से सिया ने तुरंत ही चिल्लाते हुए बहाना बना दिया और वो अचानक सांप आ गया है, इस वजह से वो चिल्लाने लगी। फिलहाल चेतन को देखते हुए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुणे हत्याकांड का ये काला सच जो है अब उजागर हो गया, जहां पर सिया के लिए केतन जो था वो सिर्फ एक एटीएम मशीन था। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अब बड़ा दावा निकलकर सामने आया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान द्वारा पूर्वी अफगानिस्तान के कई इलाकों में किए गए हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 36 आम नागरिकों की जान जा चुकी है, जबकि 163 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। तालिबान प्रशासन के मुताबिक हमला जो है वो पक्तिका और कुनार प्रांतों में हुआ है, जहां पर कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। अफगान सरकार का कहना है कि मृतकों और घायलों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान का दावा है कि उनमें सीमा पार आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 29 आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि यह ऑपरेशन हाल ही में कराची समेत देश में हुए आतंकी हमलों के जवाब में किया गया है। दोनों देशों के दावों के बीच हालात बेहद ही तनावपूर्ण बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में हालातों को लेकर चिंता जताई जा रही है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 सीरीज में क्लीन स्वीप हो गई है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाए जाने पर कोच और कप्तान की खूब आलोचना हो रही है। इस लिस्ट में सुनील गावस्कर का भी नाम शामिल है, जो 15 साल के बल्लेबाज का डेब्यू आयरलैंड के खिलाफ देखना चाहते थे और अब उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिना देरी किए हुए इंग्लैंड के खिलाफ 1 जुलाई को होने वाले पहले T20 में वैभव का डेब्यू कराया जाए। एक मीडिया चैनल के दिए गए इंटरव्यू में सुनील गावस्कर ने कहा है कि दूसरे मैच में प्रिंस यादव और सूर्यांश नए खिलाड़ी थे। प्रिंस ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए और सिर्फ 1 गेंद खेलने को मिली, जिसमें छक्का लगाया। करीब 1 महीने पहले ही मैंने कहा था कि आयरलैंड में होने वाले दोनों मैचों में वैभव सूर्यवंशी को खिलाया जाना चाहिए क्योंकि वो शानदार परफॉर्म में है। गावस्कर के अनुसार एक मैच में अभिषेक शर्मा और दूसरे में
में संजू सैमसन को ड्रॉप किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि एक मैच में आप अभिषेक शर्मा और दूसरे मैच में संजू सैमसन को खिला लेते। हम ऐसा कर सकते थे लेकिन नहीं किया गया। जरूरी नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी होते तो जीत की गारंटी होती। हो सकता था कि वो 10-15 रन पर भी आउट हो जाते, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि युवा प्लेयर्स को ट्राई करें तो दोनों मैचों में वैभव को खिला सकते थे। सुनील गावस्कर ने आगे कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ 1 जुलाई को होने वाले पहले ही मैच में उन्हें खिलाना होगा। सीधी बात है, आपको ऐसे बल्लेबाज जो कि फॉर्म में नहीं है उन्हें बाहर करें और वैभव सूर्यवंशी को मौका दें जो अभी आपके ओपनर्स हैं। उन्होंने 1-2 खिलाया है और वैभव का नंबर 3 पर भेज सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले ही मैच में मौका देना होगा। हालांकि सुनील गावस्कर ने ओपनर्स को वो बचाव किया है जो कि आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में खाता भी नहीं खोल पाए हैं। उनके अनुसार मिडिल ऑर्डर के किसी बल्लेबाज को ड्रॉप करके वैभव सूर्यवंशी को खिलाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि आपकी जो ओपनिंग जोड़ी है उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में बेहतर प्रदर्शन किया है, जो उन्हें 2 मैचों के बाद बाहर करना तो ठीक नहीं है। गावस्कर ने कहा है कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा तो ठीक है, लेकिन मिडिल ऑर्डर के किसी बल्लेबाज को ड्रॉप करके वैभव सूर्यवंशी को मौका दीजिए। इंग्लैंड के पहले मैच में झटका देने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि अगर वो पहले मुकाबले में चलते हैं तो इंग्लैंड टीम हिल जाएगी और अभी आयरलैंड सीरीज के बाद से इंग्लैंड थोड़ा जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। जिस तरह से आयरलैंड ने हमारी टीम के ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठाया, हम इंग्लैंड का उठा सकते हैं। वहीं यूरोप में इस समय भीषण हीट वेव की चपेट में है। भारत में जहां 40 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य गर्मी को हिस्सा माना जाता है, वहीं यहां पर तापमान यूरोप के कई देशों में जानलेवा साबित हो रहा है। अकेले फ्रांस की अगर बात करें तो गर्मी से 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जर्मनी, ब्रिटेन, स्वीडन समेत कई देशों में हालात लगभग बिगड़ सकते हैं। स्कूलों को समय से पहले ही बंद करना पड़ा है, दफ्तरों का कामकाज प्रभावित हुआ है और अस्पतालों में हीट मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक यूरोप के घरों की बनावट इस संकट की सबसे बड़ी वजह में से एक माना जा रहा है। वहीं अधिकांश मकान जो है पत्थर और मोटी चादरों से बनाए जाते हैं ताकि कड़ाके की सर्दी में घर गर्म रहे, लेकिन यही निर्णय शैली जो है वो गर्मियों में हीट ट्रिप का काम कर रही है। दिन भर गर्म और पत्थर रात में भी ठंडे नहीं होते हैं, जिससे घरों के अंदर तापमान बाहर से भी ज़्यादा महसूस हो रहा है। स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यूरोप में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल बेहद ही सीमित है। अधिकांश घरों और दफ्तरों में एसी नहीं है, जबकि पंखे का उपयोग भी बहुत कम होता है। अचानक बढ़ी गर्मी के कारण लोग तेजी से कूलिंग उपकरण खरीद रहे हैं, लेकिन कई जगह उनकी कमी भी देखने को मिल रही है। लंबे समय तक यूरोप में रहने वाले लोगों का कहना है कि वो वहाँ की जीवन शैली और मकानों की डिजाइन हमेशा से ही ठंडे मौसम को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है, और अब जब तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है तो वही घर लोग उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि आनुवंशिक और साथ ही शारीरिक अनुकूल भी एक कारण है। यूरोप के लोग सदियों से ठंड मौसम के अनुरूप ढले हुए हैं, जबकि इतनी तीव्र गर्मी उनके शरीर के लिए असामान्य है। यही वजह है कि हीट वेव वहां के साइलेंट किलर बनती ही जा रही है और जलवायु परिवर्तन के साथ भविष्य में ऐसे हालात और भी गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। यूरोप में लंबा वक्त गुजारने वाले लोगों का कहना है कि वहां पर मकानों को इस बनावट का जो सबसे ज़्यादा असर है वो ठंडी के दिनों में होता है, लेकिन अब वहाँ का जो 40 डिग्री तापमान है काफ़ी लोगों को प्रभावित कर रहा है और लोग गर्मी से काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।